एवरीवन, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक और इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए जिसका नाम है ड्रग्स फॉर कफ, यानी खांसी में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ। फार्मेकोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आता रहता है अक्सर एग्जाम में, पर एक बार देख लेना जरूर आप। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, पहली चीज़ तो खांसी दो तरीके की हो सकती है, या तो सूखी खांसी हो सकती है, इसे ड्राई कफ बोलते हैं, या नॉन प्रोडक्टिव बोलते हैं, या तो बलगम वाली खांसी हो सकती है जिसे प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। उसके अलावा इन्फेक्शियस खांसी हो सकती है, वो सब आगे हम देखेंगे। तो ये थी खांसी। उसके बाद जो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रग्स फॉर कफ, यानी खांसी में इस्तेमाल की जाने वाली कौन कौन सी दवाइयाँ हो सकती हैं। तो पहले एक प्रिकॉशन ले लेना कि इनमें जितनी भी दवाइयाँ बताई जाएंगी अपने मन से आप ना लेना, कोशिश यही करना कि डॉक्टर की सलाह से लेना अगर यूज़ करना हो तो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये एजुकेशनल पर्पज से है, ना कि मेडिकल पर्पज से। ठीक, तो अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तीसरी चीज़, वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, एंटीट्यूसिव्स जिसको हम बोलते हैं खांसी रोकने वाली दवाएं। ठीक है, सिंपल सी बात है, खांसी रोकने वाली दवाओं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दीज आर यूज टू सप्रेस डाई नॉन प्रोडक्टिव कफ बाय एक्टिंग ऑन द कफ सेंटर इन द ब्रेन। देखो, सूखी खांसी क्यों आती है? हमारा सांस लेने का रास्ता साफ है, उसके बाद भी हमें सूखी खांसी आती है क्योंकि ब्रेन से सिग्नल मिलता रहता है कि हमें खांसना है। ठीक है, तो वही चीज़ जो नॉन प्रोडक्टिव कफ्स होती हैं जिन्हें हम ड्राई कफ बोलते हैं, तो एंटीट्यूसिव्स क्या करती हैं, जो कफ सेंटर है ब्रेन में उसको जाके एक्ट करती है, वहाँ पे उसको संदमित करती हैं। सिंपल सी बात। अब ये दो तरीके की हो सकती है, ओपियोइड एंटीट्यूसिव्स। ओपियोइड हमने लास्ट क्लास में देखा था, ओपियोइड और एनसैड्स दोनों के बारे में आप वो लेक्चर भी देख लेना। दूसरी चीज होती है नॉन ओपियाइड एंटीट्यूसिव्स, यानी ओपियाइड एंटीट्यूसिव्स जिसके अंदर ओपियाइड का प्रयोग किया जाएगा। दूसरी चीज होती है नॉन ओपियाइड एंटीट्यूसिव जिसके अंदर ओपियाइड नहीं होंगे, यानी गैर ओपियाइड एंटीट्यूसिव। तो ये दो तरीके हो गए। अब एक एक करके देखते हैं। ओपियाइड एंटीट्यूसिव्स। ओपियाइड एंटीट्यूसिव क्या है भाई? दीज एक्ट सेंट्रली ऑन द मेडुला टू सप्रेस कफ। ये क्या करती हैं, मेडुला यानी आपके ब्रेन स्टेम में जो पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, उसको क्या करती हैं, सप्रेस करती हैं, जिसकी वजह से जो सिग्नल होता है खांसी का वो नहीं भेज पाता है। सिंपल सी बात, तो उसकी वजह से खांसी कम हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है? कोडीन। देखो, कोडीन कोडीन अक्सर आपको खांसी की दवाइयों में मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत ही हाई डोजेस के होते हैं और नुकसान भी करते हैं, तो इसकी वजह से इसका उपयोग ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगा, या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही देखने को मिलता है। माइल्ड ओपियाइड होता है, सप्रेस कफ बाय एक्टिंग ऑन द ब्रेन स्टेम, यानी ब्रेन स्टेम के मेडुला ऑब्लंगेटा पर वर्क किया जिसकी वजह से कफ सप्रेस हो गई। दूसरी चीज, कैन कॉज ड्रोजीनेस एंड कॉन्स्टिपेशन, इसकी वजह से कब्ज हो सकता है। यूज्ड इन ड्राई परसिस्टेंट कफ, यानी लगातार और सूखी खांसी आते टाइम इसका उपयोग किया जाता है। जैसे पोस्ट इन्फेक्शियस कफ, कोई आपको इन्फेक्शन हो रखा हो, जैसे सोर थ्रोट हो रखा हो, गले का इन्फेक्शन हो रखा हो, तो उसकी वजह से जब वो इन्फेक्शन खत्म हो जाता है तो आपको सूखी खांसी कई दिनों तक अक्सर आती रहती है। तो पोस्ट इन्फेक्शियस कफ जो होता है वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। डोज क्या होते हैं? 10 to 20 mg एवरी 4 to 6 आवर्स। और साइड इफेक्ट इसके क्या क्या हो सकते हैं? सेडेशन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है एडिशन रिस्क। कोडीन इस्तेमाल इसीलिए नहीं ज़्यादा किया जाता क्योंकि इसमें एडिशन रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लत लग जाती है दवाइयाँ पीने की। ठीक है, तो ये पहला हो गया कोडीन। उसके बाद दूसरा आता है फोलकोडीन। फोलकोडीन क्या है भाई? सिमिलर टू कोडीन। सिमकोडीन अभी हमने देखा उसके बिल्कुल सिमिलर है, बट विथ लेस एडिक्शन पोटेंशियल। अब उसमें क्या था, एडिक्शन हो जा रहा था पेशेंट को कफ के प्रति, लेकिन इसमें क्या है, कफ सिरप के प्रति एडिक्शन नहीं होगा, यानी दवाइयों के प्रति एडिक्शन नहीं होगा। सिमिलर टू कोडीन तो है, बाकी सारे फार्मूला वगैरह सब सेम है, लेकिन जो है एडिक्शन कम होता है। यूज्ड इन क्रोनिक ड्राई कफ, यानी क्रोनिक ड्राई कफ जो काफी लंबे समय से सूखी खांसी चली है। देखो, एक दो दो वर्ड होते हैं, मैंने पढ़ा रखा है, एक्यूट और क्रोनिक। तो एक्यूट का मतलब होता है ए फॉर एक्यूट, ए फॉर अचानक, अचानक, और दूसरी चीज होती है क्रोनिक। क्रोनिक यानी दीर्घकालिक, जो दीर्घकालिक खांसी होती है, यानी काफी लंबे समय से चली आ रही होती है, उसमें फॉलकोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। डोज क्या होता है? 10 से 15 mg एवरी 8 to 12 आवर, यानी 8 से 12 घंटे के अंतराल पे 10 से 15 mg की डोजेस लेते हैं फॉलकोडीन की। ये तो होगी ओपियोइड की बात। अब देखते हैं नॉन ओपियोइड एंटीट्यूसिव्स क्या है। ठीक है, यानी जिसके अंदर ओपियोइड्स का उपयोग नहीं किया जाएगा, और ये आप हर घर आपको कॉमनली देखने को अक्सर मिल ही जाते हैं। ठीक है, दीज आर आल्सो एक्शन ऑन द कफ सेंटर बट डू नॉट हैव ओपियाइड साइड इफेक्ट। अब उसमें क्या था, ओपियाइड का साइड इफेक्ट हो रहा था, इसमें साइड इफेक्ट काफ़ी कम होंगे,
और लत वगैरह नहीं लगेगी। सिंपल सी बात। काम वही करेगा मेडुला में, ठीक, यानी ब्रेन स्टेम में, जहाँ पर खांसी की रिदम बन रही थी। उसमें आता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके घर में यही देखने को मिलता है, सूखी खांसी होती है तो घर वाले यही लेके आते हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, ठीक। वाइडली यूज्ड नॉन ओपियाइड कफ सप्रेसेंट, यानी बहुत ज़्यादा कॉमनली वाइडली यूज्ड होता है नॉन ओपियाइड कफ सप्रेसेंट, ये होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। ये सिरप और एज वेल एज टैबलेट्स दोनों के फॉर्म में आता है, याद रखना। यूज इन ड्राई कफ, जैसे ड्राई कफ हो गया या ब्रोंकाइटिस हो गया, इन दोनों के केसेस में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। डोज क्या होता है? 10 to 30 mg एवरी 6 to 8 आवर्स, यानी 10 से लेकर 30 mg प्रत्येक 3 से 6 घंटे के बीच में, 8 घंटे के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखा, ये टैबलेट और सिरप के दोनों के फॉर्म में आ सकता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। दूसरी चीज़ साइड इफेक्ट इसकी क्या होगी? डिजीनेस हो गई, ड्रोजीनेस हो गई, नोजिया हो गया, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। इसके बाद एक्सपोर्टेंट। एक्सपोर्टेंट क्या होता है? एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है भाई? जो जैसे देखो, हमने देखा था एक प्रोडक्टिव खांसी होती है, एक ड्राई खांसी होती है। तो प्रोडक्टिव खांसी होती है यानी जिसमें खांसी के साथ बलगम भी है, तो उसको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स, यानी बलगम निकालने वाली दवाएं। एक तो हमने देख लिया ड्राई कफ के लिए, अब बलगम के लिए देखते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। इसमें क्या होता है? दीज ड्रग्स हेल्प इन लूजनिंग एंड एक्सपेलिंग म्यूकस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अच्छा, बलगम है क्या? बलगम म्यूकस ही तो है। अब म्यूकस कहाँ होता है? जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यानी जो श्वसन नाल है, वहाँ पर जाकर जमा हो जाता है, टाइट हो जाता है। अब ये एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करेंगी? उसको लूज कर देंगी जो बलगम जमा हो रखा है, और उसे बाहर निकालने में मदद करेंगी। ये सिंपल सी बात हो गई, इसकी बेसिक फंडामेंटल हो गई। एग्जाम्पल क्या क्या है? ग्वाइफेनेजिन। ग्वाइफेनेजिन बहुत कॉमनली यूज्ड है ये। ग्वाइफेनेजिन इंक्रीज फ्लूइड सिक्रीशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वहाँ बलगम जमा क्यों हुआ? वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट काफ़ी ड्राई हो चुकी है, सूख चुकी है, जिसकी वजह से बलगम भी सूखा पड़ गया। लेकिन वहाँ फ्लूइड सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो सिंपल सी बात है, बलगम भी गीला होगा, तो बलगम जो है वो ढीला हो जाएगा और बाहर आने लगेगा। तो ये सिंपल सा बात हो गया ग्वाइफेनेजिन का वर्किंग प्रोसेस। दूसरी चीज़ यूज्ड कहाँ होती है? प्रोडक्टिव वेट कफ, यानी बलगम वाली खांसी में। कॉमन कोल्ड, या देखो कॉमन कोल्ड वगैरह भी हो गया, जैसे खांसी जुकाम बुखार हो गया, वहाँ भी यूज हो जाता है। ब्रोंकाइटिस में भी उपयोग करते हैं ग्वाइफेनेजिन का। डोज कितना होता है? 200 से 400 mg एवरी 4 to 6 आवर्स। 200 से लेकर 400 mg एवरी 4 to 6 आवर्स यूज करते हैं। इसके अलावा साइड इफेक्ट क्या क्या है? नोजिया हो सकता है, या उल्टी हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है। तीसरी चीज, ग्वाइफेनेजिन भी एज वेल एज ड्रग और सिरप दोनों के फॉर्म में आता है, याद रखना, ठीक है। देखो, कोई भी ड्रग सिरप जो होते हैं वो मोस्टली अकेले नहीं लिए जाते। जैसे हम डेक्स्ट्रोमेथोर्फन की बात कर रहे थे, तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन अकेला आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, इसके साथ अक्सर और 2-3 सॉल्ट्स मिले हुए दिखाई देंगे, वो हम आगे देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं सम्मिलित या मिश्रित दवाइयाँ, ठीक है। तो वो अक्सर मिले होते हैं, तो ये सिंपल सी बात हो गई। फिर दूसरा आता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया, देखो यहाँ पर देखो, जैसे ये जेंटाडिल है, जेंटाड्रिल होता है, अक्सर आपको घर में बेनेड्रिल, जेंटाडिल आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, जैसे डेक्स्ट्रोमेथोर्फन होता है, तो उसके साथ कई सारे और सॉल्ट्स भी मिले होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम देख रहे हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या हो रहा है? एक्ट्स बाय इरिटेटिंग द गैस्ट्रिक लाइनिंग लीडिंग टू इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन। देखो, गैस्ट्रिक लाइनिंग पे वर्क करता है, जिसकी वजह से ब्रोंकियल सिक्रीशन होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा? वही चीज़ होगी, कफ आपका, बलगम आपका ढीला होगा और बाहर निकलने लग जाएगा। यूज्ड इन माइल्ड प्रोडक्टिव कफ। माइल्ड प्रोडक्टिव कफ, आपको हल्की फुल्की बलगम वाली खांसी है तो अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं। साइड इफेक्ट वही नोजिया और गैस्ट्रिक इरिटेशन, सिंपल सी बात। पोटेशियम आयोडाइड का क्या भाई? हेल्प इन लिक्विफाइंग थिक म्यूकस। अब कोई थिक म्यूकस है, जैसे सूख गया है, कफ आपका सूख गया, ठीक है, उसको लिक्विफाई कर देगा। सारे फंक्शन सारे सेम ही है। काम फंक्शन क्या है कि कफ पे जाएगा, कफ को ढीला करेगा और बाहर निकालेगा, ठीक। यूज इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, लंबे समय से आ रहा है ब्रोंकाइटिस, उसके अलावा अस्थमा, यहाँ पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं। साइड इफेक्ट क्या क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, रिएक्शंस हो सकते हैं, थायराइड डिसफंक्शंस हो सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड के। तो ये 3 टाइप हमने देख लिए एक्सपेक्टोरेंट्स के। उसके बाद अब देखते हैं म्यूकोलाइटिक्स। अभी एक्सपेक्टोरेंट्स जो था और म्यूकोलाइटिक, इन दोनों में अंतर क्या है? ये बलगम निकालने वाली दवाएं थी, ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट्स। और म्यूकोलाइटिक क्या है? बलगम को पतला करती हैं, ठीक है। दीज ड्रग ब्रेक डाउन थिक म्यूकस मेकिंग इज इजियर टू कफ आउट। सिंपल सी बात है कि जो बलगम है वो टाइट हो रखा है, तभी वो अंदर रहता है, नहीं तो खांसी के साथ बाहर आ जाएगा। तो इन दवाइयों का, म्यूकोलाइटिक्स का काम यही होता है कि बलगम को करेंगी पतला,
जिसकी वजह से खांसी के साथ वो बाहर आ जाए। एम्ब्रोक्सल काफ़ी वाइडली यूज होता है। एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड आपको घर में देखने को मिल जाएगा। देखो मेडिकल स्टोर पे आप मांगने जाओगे ना तो सिंपल सा आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं आपको, सूखी खांसी है या बलगम वाली खांसी। आप सूखी खांसी बोलोगे आपको डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन देखने को मिलेगा, आप बलगम वाली खांसी बोलोगे तो आपको एम्ब्रोक्सल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था एम्ब्रोक्सल। इंक्रीज लंग सर्फेक्टेंट सिक्रीशन रिड्यूसिंग म्यूकस विस्कोसिटी। लंग सर्फेक्टेंट सिक्रीशन बढ़ा देता है, यानी लंग की जो सरफेस होती है वहाँ पर सिक्रीशंस बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो म्यूकस की विस्कोसिटी होती है, श्यानता होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो कम हो जाती है, म्यूकस पतला हो जाता है और खांसी के साथ बाहर आने लगता है। यूज कहाँ करते हैं? ब्रोंकाइटिस में यूज करते हैं, सीओपीडी में यूज करते हैं, न्यूमोनिया में यूज करते हैं एम्ब्रोक्सल का। डोज क्या है? 30 mg 2 से 3 टाइम्स डेली यूज करते हैं। साइड इफेक्ट क्या है? गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट। देखो साइड इफेक्ट खांसी की दवाई से काफ़ी कम देखने को मिलता है। एक कोडीन का साइड इफेक्ट अच्छा खासा देखने को मिलता है, उसकी लत पड़ती है और थोड़ा नशीला टाइप का होता है। ठीक है, क्योंकि वो ओपियाइड है भाई, सिंपल सी बात है। एम्ब्रोक्सल के बाद आता है एसिटाइल सिस्टीन। एसिटाइल सिस्टीन क्या होता है? ब्रेक्स डाउन म्यूकस बाय ब्रेकिंग डिसफ्लूइड बॉन्ड्स इन म्यूकस प्रोटीन। देखो म्यूकस प्रोटीन में जो होता है, म्यूकस को ब्रेक डाउन कर देता है, यानी ब्रेक डाउन है किसी चीज़ को तोड़ना, तो ये म्यूकस को तोड़ता है। ठीक है, सिंपल सी बात होगी। यूज्ड इन सीओपीडी, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड ब्रोंकाइटिस। डोज क्या है इसका? 200 से 600 mg प्रतिदिन। साइड इफेक्ट नोजिया एंड ब्रोंकियोस्पाज्म। यहाँ यूज करते हैं एसिटाइल सिस्टीन का। फिर आता है ब्रोमहेक्सिन। ब्रोमहेक्सिन क्या है भाई? स्टिमुलेट म्यूकस सिक्रीशन एंड रिड्यूस म्यूकस थिकनेस। म्यूकस सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है और म्यूकस की थिकनेस को कम करता है। कहाँ यूज होता है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हो गया हो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या ब्रोंकाइटिस हो रखी हो तो वहाँ यूज होता है ब्रोमहेक्सिन। डोज क्या है? 8 to 16 mg 2 से 3 टाइम्स डेली। साइड इफेक्ट क्या है? जीआई अपसेट्स, डिजीनेस। ये थे ब्रोमहेक्सिन, एसिटाइल सिस्टीन और एम्ब्रोक्सल। ठीक है, सिंपल सी बात खत्म। चौथा आता है ब्रोंकियोडायलेटर्स। अब यह क्या हो रखा है? श्वसन नलिकाओं को खोलने वाली दवाएं। यहाँ मोस्टली हम क्या यूज करते हैं? इनहेलर्स, यानी एयरवे के थ्रू हम दवाइयाँ ले रखते हैं। व्हेन यूज्ड व्हेन कफ इज एसोसिएटेड विथ एयरवे नर्विंग, यानी जो आपका एयरवे है वो पतला हो जाता है, उस केस में यूज करते हैं। कहाँ पतला होता है? मैंने कई बार आपको पढ़ा रखा है, जब हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ा था, रेस्पिरेशन वाला चैप्टर, कहाँ? ह्यूमन फिजियोलॉजी एनाटॉमी में। तो हाँ, मैंने अस्थमा बताया था काफ़ी डिटेल में। अस्थमा में क्या हो रहा था? जो एयरवे हो रहा था, सांस का लेने वाली जो सांस नलिकाएं थी, उसके अंदर म्यूकस जमा हो जा रहा था, जिससे वो काफ़ी पतली हो जाती थी, जिससे एयरवे नैरो हो जाता था, सांस लेने में कठिनाई होती थी। अब वहाँ क्या होगा? ब्रोंकियोडायलेटर्स जो होगा उसको खोल देगा, यानी उसको वापस से डाइल्यूट कर देगा, चौड़ा कर देगा। तो सिंपल सी बात है, जो कफ होता है एसोसिएटेड विद एयरवे नर्विंग, जैसे अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, वहाँ हम इनहेलेटर्स का यूज करते हैं। अब ये इनहेलेटर आपने अक्सर देखा होगा, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ब्यूटामॉल। ठीक है, सॉल्ब्यूटामॉल आपने दबंग मूवी में मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर देखी होगी, तो उसमें जो चुलबुल पांडे की मम्मी रहती हैं वो अक्सर इसको लेती रहती हैं। ठीक है, इनहेलर के टाइप में रहता है ये, अस्थमा के पेशेंट अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं। सॉल्ब्यूटामॉल अ बीटा 2 एगोनिस्ट दैट रिफ्लेक्स एयरवे मसल। बीटा 2 एगोनिस्ट होता है जो रिफ्लेक्स करता है एयरवे मसल को। ठीक है, सॉल्ब्यूटामॉल का ये कॉमन चीज होगी। दूसरी चीज यूज कहाँ होती है? अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में। डोज क्या है? 2 to 4 mg ओरली और इनहेल्ड 100 to 200 mcg। दूसरी चीज साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं? ट्रिमोर्स हो सकते हैं, पैल्पिटेशंस हो सकते हैं। तो ये था साल्ब्यूटामॉल। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? टर्ब्यूटाइलिन का इनहेलर हो सकता है, ये भी अनदर बीटा 2 एगोनिस्ट होता है सिमिलर टू साल्ब्यूटामॉल। कहाँ यूज होता है? ब्रोंकियोस्पाज्म में, सीओपीडी में। 2.5 से 5 mg ओरली लेते हैं। इसके अलावा साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं? नर्वसनेस और टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया क्या है? आपके हार्ट पे इफेक्ट करता है, यानी हार्ट की स्पीड को बढ़ा देता है टेकिकार्डिया। ठीक है, ये टर्ब्यूटाइलिन। थियोफिलिन क्या है? थियोफिलिन देखो टैबलेट्स के फॉर्म में भी आते हैं, इनहेलर्स तो है ही है, इनहेलर्स हम तो देख ही रहे। रिलैक्स ब्रोंकियल म्यूकस मसल्स एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन। इन जो ब्रोंकियल मसल होती हैं उनको रिलैक्स कर देता है, इसके अलावा इन्फ्लामेशन को कम कर देता है थियोफिलिन। यूज कहाँ होता है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, लंबे समय से ब्रोंकाइटिस बीमारी है तो वहाँ यूज करते हैं। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा यानी सिगरेट वगैरह पीने से जो बीमारियां होती हैं वहाँ थियोफिलिन इस्तेमाल किया जाता है। डोज क्या है? 100 से 300 mg डेली यूज करते हैं। साइड इफेक्ट क्या है? नोजिया, एरिथमिया। एरिथमिया क्या है भाई? एरिथमिया एक कॉमन सा चीज ले लो कि हार्ट की इरेगुलर बीटिंग। अब एरिथमिया 2 टाइप का होता है, मैंने पढ़ा रखा है शॉर्ट वाले फीड में, आप जाके देख लेना। एक होता है टेकीकार्डिया, एक होता है ब्रेकीकार्डिया। ब्रेकी मतलब ब्रेक लगना, यानी हार्ट बीट कम हो जाती है, और टेकी मतलब हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है।
तो ये थियोफेलिन का एक कॉमन साइड इफेक्ट है। अब आता है एंटीहिस्टामिन। अभी तक तो देखो सूखी खांसी पढ़े थे, बलगम वाली खांसी पढ़े थे, म्यूकस को पतला करने वाली पढ़ रहे थे, फिर उसके अलावा श्वास नली पतली हो जाए तो उसको चौड़ा करने वाली पढ़ रहे थे। लेकिन अब एलर्जी से भी तो खांसी होती है। सिंपल सी बात है, धूल से एलर्जी हो जाती है, आदमी खांसने लगता है, या किसी ठंडी गर्मी से एलर्जी हो जाती है तो आदमी खांसने लगता है। तो देखो, एलर्जी नाम जहाँ भी है और हिस्टामिन नाम जहाँ भी है, इन दोनों को आपस में रिलेट करना, क्योंकि हिस्टामिन जो होता है वो एलर्जी से रिलेटेड होता है। और दूसरी चीज, एंटीबॉडी कौन सी यूज होती है? आईजीई एंटीबॉडी यूज होती है एलर्जी में। सिंपल सी बात। एंटीहिस्टामिन यानी एलर्जी में उपयोगी दवाएं। व्हेन कफ इज ड्यू टू एलर्जी और पोस्ट नेजल ड्रिप, यानी पोस्ट नेजल ड्रिप यानी नाक में कोई दवाई डाली उसकी वजह से एलर्जी हुई, या एलर्जी कॉमन एलर्जी उसकी वजह से अगर खांसी चालू हुई तो वहाँ एंटीहिस्टामिन्स लेते हैं। कौन कौन से हैं भाई? क्लोरफेनेरामिन बहुत कॉमनली यूज होता है, ये डेक्स्ट्रोमेथोर्फन वगैरह के साथ या एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड के साथ ये अक्सर देखने को मिल जाता है, ये साल्ट भी। क्लोरफेनेरामिन में क्या होता है? यूज्ड इन एलर्जी कफ या कोल्ड। ठीक है। इसके अलावा डोज क्या है? 4 mg एवरी 6 to 8 आवर्स। साइड इफेक्ट क्या है? ड्रॉजीनेस या ड्राई माउथ, या माउथ का सूखापन हो सकता है। क्लोरफेनेरिन मेलेट ये अक्सर आपको देखने को मिल जाता है कफ सिरप्स में या टैबलेट के फॉर्म में। डाइफेनहाइड्रामिन में क्या आता है भाई? कुछ ऐसा सा इंजेक्शन टाइप का भी होता है। इसके अलावा ये सिरप और उसमें भी साल्ट में मिला रहता है। ठीक है। यूज इन नाइट टाइम कफ रिलीफ। अब इसको रात के टाइम अक्सर लेते हैं, जिसकी वजह से नींद अच्छी आती है और कफ में आराम मिलता है। डोज क्या है? 25 से 50 mg बिफोर बेड टाइम, सोने से पहले 25 से 50 mg इसकी डोज होती है। साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? डॉजीनेस या डिजीनेस, सिंपल सी बात। फिर आता है लोराटाडिन। लोराटाडिन क्या है भाई? यूज्ड इन एलर्जी कफ या राइनाइटिस। यूज्ड इन एलर्जी कफ या राइनाइटिस। डोज क्या है? 10 mg डेली। साइड इफेक्ट क्या है? लेस सेडेशन कंपेयर टू अदर्स। अब देखो, जो ये क्लोरफेनारमिन है या ये डिफेनहाइड्रामिन हो गया, ये सब जो होते हैं थोड़े से सेडेटिव्स होते हैं, यानी आपको नींद आती है। क्योंकि देखो, एलर्जी में जो काम होता है, जो हम एंटी एलर्जेंस खाते हैं, जैसे हम सिट्रीजिन भी खाते हैं, लिवोसिट्रीजिन भी खाते हैं, तो उसकी वजह से हमें नींद अच्छी आती है। क्योंकि वो एंटी हिस्टामिन जाके हिस्टामिन को संदमित करता है, जिसकी वजह से नींद अच्छी आती है। तो सिंपल सी बात हो गई। तो ये तो सेडेटिव की बात होगी। जो लोराटाइडिन होता है ये थोड़ा सा कम सेडेटिव होता है बाकियों के मुकाबले। ठीक है, ये सिंपल सी बात। तो ये थे अलग अलग प्रकार के। अब इन सबको अगर देखो, एक आदमी को कोई प्रॉब्लम भी तो हो सकती है, जिससे उसे सूखी खांसी भी आ सकती है एलर्जी की वजह से, या बलगम वाली खांसी भी आ सकती है। उस केस में क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन देते हैं सिरप्स का। कॉम्बिनेशन कैसे देते हैं? जैसे डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, फेनाइलेफ्रिन, फेनाइलमेरिन। इसके अलावा देखो, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, फेनाइल एफ्रिन, इसके अलावा क्लोरफेनिरामिन। ठीक है, इनको देते हैं फॉर ड्राई कफ विथ कोल्ड। सूखी खांसी है, उसके साथ कोल्ड हो रखा है, तो ये देते हैं। ग्वाइफेंजिन देते हैं, ब्रोक्सल हो गया, टर्ब्यूटाइलिन हो गया। इसको प्रोडक्टिव कफ भी ब्रोंकियोस्पाज्म होता है, जैसे प्रोडक्टिव कफ भी है साथ में ब्रोंकियोस्पाज्म भी है, तो ये कॉम्बिनेशन देंगे। इसके अलावा अगर सीवियर ड्राई कफ है, ठीक है, वहाँ क्या देंगे भाई? कोडीन देंगे, क्लोरफेनिरामिन देंगे। ठीक है, तो ये सीवियर कफ में देंगे। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हो गए। तो यही था भाई आपका ड्रग्स यूज्ड इन कफ, यानी खांसियों और एक्सपोर्ट खांसियों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ, उनके फंक्शन, साइड इफेक्ट्स A to Z हमने देख लिया। नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर जरूर करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।